हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिमेटिक फीवर। तो रिमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमको होगा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो हमको रिमेटिक फीवर दे देगा। अब रिमेटिक फीवर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं और सभी सीवियर कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, जॉइंट, स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, और वो कौन सा बैक्टीरिया कराता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, मतलब ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंटीजन प्रोड्यूस करता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जो कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के एंटीजन के सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा बैक्टीरिया है और ये हमारा खुद का टिश्यू है। तो जो बैक्टीरिया ने एंटीजन निकाला है ना, जो बैक्टीरिया का एंटीजन है वो रिजेंबल करता है हमारे टिश्यू के एंटीजन से। तो इन केस अगर एंटीबॉडीज़ बनती है बैक्टीरिया के लिए, तो वो हमारी टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकता है, और ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, खुद की डिफेंस मैकेनिज्म ने खुद के ही सेल्स को अटैक किया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सर्टेन एंटीजन दैट इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन ससेप्टेबल एंटीजन्स। तो यहाँ पे हमको पहला तो हुआ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दूसरा हुआ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसका पैथोलॉजी है। तो बेसिकली कुछ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में जिनके जेनेटिक्स थोड़े मतलब अलग है, मतलब कंपैटिबल है, उनके अंदर जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो बॉडी के ओन टिश्यू को टारगेट कर लेता है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मतलब केवल बैक्टीरिया को अटैक करने के बजाय वो दोनों को अटैक कर देता है, सेल्फ टिश्यू को भी और बैक्टीरियल टिश्यू को भी। तो जो एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटीजन, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटीजन, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती है वेरियस टिश्यूज से, जिससे कि हमको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं रिमेटिक फीवर के। अब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की ही सेल्स को टारगेट कर रहा है, उन पे अटैक कर रहा है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? जो हमारी टिश्यू पे हमला हो रहा है वो एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो कैसा होगा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो ट्रिगर कर देगा इंटेंस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को, जिससे क्या होगा? फर्दर टिश्यू डैमेज होगा। अब इसमें हमारी कौन कौन सी मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं? मेनली हार्ट, जॉइंट, स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब मे इन्वॉल्व अदर ऑर्गन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो देयर। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? कि एंटीबॉडीज़ ने जहाँ जहाँ पे टिश्यू डैमेज किया, ठीक है, वही इसके क्लिनिकल फीचर्स है। जैसे कि अगर वो हार्ट सेल में जाती है, क्लिनिकल फीचर्स में अगर वो हार्ट सेल में जाती है तो क्या कंडीशन जनरेट कर देगी? रिमेटिक हार्ट डिजीज की कंडीशन कर देगी। अगर वो जॉइंट्स में जाता है तो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। अगर स्किन है टारगेट एंटीबॉडीज का, तो एरिथमिया मार्जिनेटम। एरिथमिया मार्जिनेटम क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक रैश होता है, कैरेक्टरिस्टिक रैश होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये पेनलेस होगा, इचिंग नहीं होगी इसमें, नो इचिंग, और साथ में रेज्ड लीजन देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती है एरिथमिया मार्जिनेटम की, और ये किससे रिजेंबल करता है? एरिथमा मल्टीफोरम, जो कि एक एलर्जिक रेस्पॉन्स वाला रैश है। मतलब है तो ये भी रैश, बट ये एलर्जिक रेस्पॉन्स में जनरेट होता है, और ये तो कैरेक्टरिस्टिक रैश है हमारे रूमेटिक फीवर का। तो एरिथमिया मार्जिनेटम कैसा होगा? पिंक इन कलर, नॉन प्रूटिक, यानी कि इस पर इचिंग नहीं होगी। वेल डिमार्केटेड, इसकी जो बाउंड्रीज होगी वो क्लियरली विजिबल होगी। रेज लीजन, ये थोड़ा सा रेज्ड होगा, और इसमें सेंट्रल क्लियरिंग भी देखने को मिलेगी। साथ में हमको सबक्यूटेनियस नोड्यूल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर जो हमारा टारगेट ऑर्गन है वो कौन सा हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमको एक कंडीशन देखने को मिलेगी सिडेनहैम्स स्कोरिया। ये क्या होता है कि मतलब जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारे नर्व्स के अगेंस्ट हुआ, तो बेसिकली इसमें हमको अनकंट्रोल्ड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट देखने को मिलेंगे
अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री रैपिड पर्पसेस मूवमेंट, मतलब कि जैसे हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको अगर सिडेनम स्कोरिया हुआ है तो इसके हाथ पैर है ना, ट्रंक, ये सब बिल्कुल पर्पसलेसली अनकंट्रोल्ड मैनर में इनवॉलेंट्रीली मूव करने लग जाएंगे, और साथ में हमको बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, इमोशनल लैबिलिटी देखने को मिलेगा। इमोशनल लैबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन इमोशंस, मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे इमोशंस में। और जो पेशेंट होगा वो कंसंट्रेट करने में भी डिफ़िकल्टी फील करेगा, लाइक कोई भी काम कर रहा है उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए तो वो पेशेंट नहीं कर पाएगा। अब किसी पेशेंट को रिमेटिक फीवर है, इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसके लिए डायग्नोसिस के लिए एक चीज़ होती है जॉन्स क्राइटेरिया। अब जॉन्स क्राइटेरिया मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। ओके अब बेसिकली कि जो हमारा ये रूमेटिक फीवर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ। तो अगर हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो ये एक साइन हो सकता है कि जो पेशेंट है उसको रूमेटिक फीवर हो सकता है। तो ये एक डायग्नोसिस का मेजर हो सकता है कि अगर हमने थ्रॉट कल्चर किया और उसमें हमको स्ट्रेप्टोकोकल की कॉलोनीज देखने को मिली है ना, तो पेशेंट क्या हो सकता है? रूमेटिक फीवर का हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीट्रिप्टिनोलाइसिन ओ, बेसिकली जो हमारा बैक्टीरिया था वो एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा था। वो कौन सा एंटीजन था? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जो कि सिमिलर था हमारी बॉडी के एंटीजन से, और इसी वजह से हमारा ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था। तो अगर इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है उनको हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सके तो हम पता लगा पाएंगे रूमेटिक फीवर है कि नहीं। तो बेसिकली ये एक ब्लड टेस्ट होता है। थर्ड चीज हम कैसे पता लगा सकते हैं? ESR करा के। ESR कराने से हमको ये पता लगेगा कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है कि नहीं, और इन्फ्लामेशन भी वो वाला जो कि स्पेसिफिकली ट्रिगर्ड होता है इम्यून रिस्पॉन्स से। एक चीज हम कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम। अगर हमारा रूमेटिक फीवर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट इन्वॉल्व है, अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं। ये एक टाइप का अल्ट्रासाउंड है। इसके अंदर हमको पता लग सकता है कि जो वॉल्व है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टिनोसिस तो नहीं है वॉल्व में, रिगर्जिटेशन तो नहीं है, रिगर्जिटेशन यानी कि बैक फ्लू। तो डायग्नोसिस में हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4। पहला क्या कर सकते हैं? हम थ्रॉट कल्चर कर सकते हैं। किसके लिए? स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए। दूसरा हम ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे जो कि एंटीजन के अगेंस्ट होगी जो हमारे बैक्टीरिया है उसकी। तीसरा हम कर सकते हैं इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करके। कैसे? ESR करा के, है ना। और फोर्थ हम क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड, कि अगर हमारा हार्ट इन्वॉल्व है तो उसका इकोकार्डियोग्राम करवा के। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि अगर हमको पता लग गया कि पेशेंट रूमेटिक फीवर का है तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये हो क्यों रहा है? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, और उसमें भी कौन सी? पेनिसिलिन। दूसरा, क्योंकि पेशेंट मतलब कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है और पेन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे, जैसे कि नसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या फिर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिससे पेशेंट को पेन और इन्फ्लामेशन से रिलीफ मिल सके। और अगर जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो उस केस में हमको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, या तो रिपेयरमेंट के लिए या फिर वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये तो 3 हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो प्रेफर करते हैं। अब इस डिजीज़ से बचा कैसे जाता है, यानी कि प्रिवेंशन क्या होगा इसका? तो बेसिकली अगर हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लेते हैं, यानी कि जो डॉक्टर ने हमको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है वो कंप्लीटली लेते हैं, तो हम यहाँ पे बच सकते हैं।
दूसरा कि अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है ना, उसके बाद एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट मिला, उससे वो सही भी हो गया, उसके बाद भी उसको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है ताकि रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि सीवियरेस्ट कॉम्प्लिकेशन है रूमेटिक फीवर का वो ना हो. So that's it for today. Hope you understood it well. Sorry for the disturbance. Hope you understood it well. I have clearly explained what the disease is. हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और इस तरीके से डिस्कस किया जैसे कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता है. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.